Hello students, today in this class we will discuss geometry with complex number, and in this topic there are some different conditions here. We will discuss section formula, centroid of triangle, equation of line means straight line, and equation of circle, rotation theorem, and other लोकस ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेस में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना, कि जब हमारे पास कोई पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पर वही है, मतलब एक देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दिस इज़ अ लैंग्वेज, एक ये लैंग्वेज है बस, इस बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं हम सारा। ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ में। ठीक है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, बस वही है स्टार्टिंग का जो हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लासेज में जो ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। ठीक है ना। 11th क्लास में आज जब हम इसमें ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, ये भी ज्योमेट्री है, तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज को चेंज करके किस में कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बेटा ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है मेरे पास A, ये B है, इसको डिनोट किया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से। ठीक है बेटा। अब मेरे को ये A और B को एक पॉइंट है मेरे पास C, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट किया जा रहा है, Z से। अब ये C पॉइंट जो है ना A और B को m/n में डिवाइड करता है। ठीक है ना, इंटरनली। ठीक है ना। इफ नंबर 1, इफ देखो ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, इफ पॉइंट C डिवाइड्स points A and B in the ratio m/n internally। ठीक है बेटा। अगर ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो बताओ C के जो C है हमारे पास CZ, वो क्या हो जाएगा, ये Z जो हमारे पास क्या आएगा, Z हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा mZ2। ठीक है ना, mZ2 प्लस nZ1 अपॉन m+n। ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि अब दूसरा कोई कोऑर्डिनेट लगाइए, आप दूसरा नहीं लगा पाएंगे, बस एक ही है, ये Z से डिनोट किया जाएगा, ये CZ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का यूज़। ठीक है ना। ऐसे ही अगर इफ पॉइंट CZ, ठीक है ना, डिवाइड्स पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो m/n एक्सटर्नली। ठीक है। तो देखिए CZ क्या हो जाएगा, Z का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होगा, फिर ये होगा mZ2 माइनस nZ1 अपॉन m-n। तो वही है सब कुछ। ठीक है बेटा, ये इंटरनली हो गया, ये एक्सटर्नली हो गया। ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच डिवाइड्स 2 पॉइंट्स इन द रेशियो m/n। देन द फॉर्मूला यू विल यूज Z equal to mZ2 plus nZ1 upon m+n, and if this point lies outside the line segment AB, it means C divides the point A and B externally in the ratio m/n. Then in the formula you have to find the value of Z, then using this formula mZ2 minus nZ1 upon m-n. Okay. And now the centroid of the triangle. Centroid of triangle, centroid of a triangle, centroid of a triangle. Let ABC as a triangle ABC, the complex number position of A Z1 denotes the vertices A and Z2, this point noted by Z3. Okay, ABC
is a triangle and Z1, Z2 and Z3 are these positions. Okay, then you have to find the centroid of the triangle. Suppose this is the centroid. How you can find the centroid of triangle? Centroid is the centroid of triangle is the intersection of point of medians. Intersection point of median. Suppose this is the line BC and this midpoint D. D is the midpoint of side BC, and using midpoint formula, the coordinate of D will be Z2 plus Z3 upon 2. So this is the median, and other median are drawn from B to a midpoint of CD as AC. This is the point E and its midpoint. It is the midpoint of A and C. So the midpoint of A and C is Z1 plus Z3 by 2. Okay, this is the midpoint. Now this is the intersection point of these two medians. So this point is called centroid of the triangle. So the formula to find out this centroid is G Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. Okay, this is the formula to find out the centroid of the triangle. Okay, this G centroid divides the median in the ratio 2:1. Okay, देखो ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है यहाँ पे. तो अब हम इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर भी लेंगे ना, सेक्शन फॉर्मूला जो अभी बताया था, तो उससे आपका यही आ जाएगा. कैसे देखिए कि 2 इंटू दिस, ठीक है ना. देखो मुझे जी फाइंड करना है, मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के बता दूं आपको. 2 ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, ये जी पॉइंट निकालना है आपको. ठीक है बेटा. तो देखिए जी को मैंने जेड मान लिया, तो जी जेड कैसे आएगा आपका? जी जेड आएगा सेक्शन फॉर्मूला से, तो 2 इंटू दिस Z2 प्लस Z3 बाई 2 प्लस 1 इंटू दिस 1 इंटू Z1 अपॉन 1 2 प्लस 1. तो कितना हो जाएगा? देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया. क्या बन गया? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3. सो दिस इज द सेंट्रोइड. ठीक है बेटा, सेंट्रोइड हो गया. आपको कभी भी सेंट्रोइड की जरूरत पड़ जाए तो आप सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रोइड का. अब आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है बेटा. अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है. ठीक है ना. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट A Z1 एंड पॉइंट B Z2. ठीक है बेटा. तो देखिए मान लीजिए कि ये Z1 पॉइंट है हमारे पास, ये Z2 पॉइंट है. ठीक है ना. ये A हो गया, ये B हो गया, और ये कोई जनरल पॉइंट है हमारे पास Z. ठीक है ना. ये कोई जनरल पॉइंट आ गया Z. ठीक है ना. तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है मेरे पास, वो किस तरीके से किससे फाइंड होता है और क्या फॉर्मूला है इसका? देखिए Z माइनस Z1 क्या हो जाएगा बेटा? Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार. ठीक है बेटा. तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करके हम लिख सकते हैं इसको A बार Z प्लस AZ बार. ठीक है बेटा. प्लस AZ बार प्लस B इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो B क्या है इसमें? B तो रियल नंबर है. ठीक है, B रियल नंबर है. और A क्या होगा मेरे पास? A की जो वैल्यू होगी माइनस आयोटा और Z1 माइनस Z2. ठीक है बेटा. ये A की वैल्यू होगी, A की वैल्यू होगी माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2. तो बेटा ये जो ये भी, इससे भी हमारे पास इक्वेशन आती है लाइन की, और इससे भी हमारे पास इक्वेशन लाइन की आती है. लेकिन ध्यान रखना है B क्या है? रियल नंबर. और A की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास? माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप वो फाइंड कर सकते हैं. 2 पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, तो इसमें लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, देखो एक सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया, इसको O है सेंटर, इसके मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन इसमें मान ली मैंने Z0, ठीक है बेटा। Z0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज़ द पोजीशन, ठीक है ना। इसके पोजीशन वेक्टर मान लो या फिर Z0 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट किया जा रहा है O को, ठीक है बेटा। अब क्या आता है मेरे पास कि ये जो है ना, कोई भी ये हमारे पास जो A पॉइंट है इसके कॉम्प्लेक्स, ये जो डिनोट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z से, तो देखो ये Z क्या है, दिस इज़ द मूविंग पॉइंट है बेटा। ये A क्या है, मूव कर रहा है। किस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। मतलब किसी भी प्लेन में अगर Z इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक सर्कल फॉर्म करता है। तो देखो इस सर्कल फॉर्म करता है, इसकी रेडियस मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो उसको मैंने मान लिया R, ठीक है ना। तो ये जो सर्कल है ये रेडियस हो गई इसकी, ये सेंटर हो गया, ये इसका पॉइंट है। तो आपको पता है कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बेटा, कि कोई भी दो पॉइंट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना। आपको बताया था कि माइनस करके मॉडुलस ले लेते हैं, तो वही काम मेरे को यहाँ करना है। ए और ओ का जो डिस्टेंस है, मतलब सिंपल सी बात है कि ओ ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, Z0 इज़ द सेंटर एंड R इज़ द रेडियस, ठीक है बेटा। R रेडियस हो गई, ठीक है ना, और Z0 क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो बेटा अब OA को मैं क्या लिखूंगा, Z माइनस Z0 दैट इज इक्वल टू R। तो ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज में दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज में ये सर्कल का इक्वेशन है, ध्यान रख लेना, ये सर्कल का इक्वेशन है किसमें, कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। सेंटर इसका क्या है, Z0 और इस रेडियस क्या है इसकी R, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसको मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ, Z माइनस Z0 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, Z मोड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार, ठीक है बेटा। क्या होता है मेरे पास, Z बार, क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, देखो वही फॉर्मूला, देखो ये Z की जगह पे क्या है, Z माइनस Z0, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ। तो क्या लिखूँगा, Z माइनस Z0, Z माइनस Z0, ठीक है, इस पर बार लगा दूंगा और इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको Z बार, ठीक है बेटा, प्लस AZ बार प्लस AZ बार प्लस A बार Z, ठीक है ना, प्लस B इक्वल टू 0। तो एक जनरल इक्वेशन आपकी सर्कल की आ जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। B रियल नंबर है और यहाँ पर A भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया, क्लियर हो गया बेटा। ये इक्वेशन हो गई यहाँ पर पास सर्कल की। तो ये देखो सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आया, सेंट्रोइड आया, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आता है रोटेशन थ्योरम, ठीक है बेटा। रोटेशन थ्योरम में क्या करना है, रोटेशन थ्योरम क्या होती है, रोटेशन थ्योरम देखिए, रोटेशन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होती है ये, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है ये, और ये पॉइंट है मेरे पास A, ये पॉइंट है B, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से डिनोट कर रहे हैं इसको Z2 से, ठीक है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, कि ये जो लाइन है मेरे पास, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो या तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूँ, या मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूँ।
मान लीजिए आप कि मैंने इसको ऐसे करके रोटेट कर लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। इसकी पोजीशन क्या हो गई, ये सी हो गया, और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर इसको Z3 से डिनोट कर रहे हैं। ये एंगल जो है ना क्या बना मेरे पास, मान लीजिए थीटा बन गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इसका इनमें जो रिलेशन होता है Z2, Z1 और Z3 में, ठीक है। या फिर मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ कि मुझे इस कंडीशन पर पहुँचना है, ए बी से मुझे किस पर पहुँचना है, ए सी पर पहुँचना है। तो या तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ, या फिर मैं क्लॉकवाइज कैसे जाऊँ, ऐसे करके पूरा यहाँ से ऐसे घूम के जाऊँ, ठीक है बेटा। तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि इसमें देखो क्या करती है रोटेशन थ्योरम कि Z3 मतलब ये इनिशियल है और ये टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ रुकना है। तो देखो इनमें से इसको माइनस करो, किसके अलोंग हम रोटेशन कर रहे हैं, इसके अलोंग Z1 पॉइंट के, मतलब ऐसे तो रोटेट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो Z3 से Z1 माइनस करो, ठीक है ना। तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, ठीक है बेटा, इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ठीक है ना, इक्वल टू मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z1। देखो फिर इसका मोड लेना है, इसका मोड लेना है, इसका मोड लेना है, ठीक है बेटा। तो Z2 और e रेज टू द पावर, ठीक है ना, ये आ गया Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, आयोटा थीटा। हाँ तो बेटा Z1 देखो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अब देखो ये होती है यूलर फॉर्म, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, इसको कहते हैं यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। तो ये यूलर फॉर्म क्या होती है, जैसे ई की पावर आयोटा थीटा है, तो ई की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है यूलर फॉर्म, ध्यान रखना, ये भी स्टडी कर लीजिए। ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना है ई की पावर आयोटा पाई, ठीक है ना। आयोटा पाई का मतलब हो गया कि कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और कॉस पाई कितना होता है आपको बताइए, कॉस पाई कितना होता है -1 होता है, और साइन पाई कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं -1 को ई की पावर आयोटा पाई भी लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मुझे क्या करना है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, इसको क्या लिखूंगा मैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 0, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो प्लस आयोटा। इसका मतलब है कि अगर आयोटा है तो उस आयोटा को ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। तो ये यूलर फॉर्म होती है, ध्यान रख लेना कि ई की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो जैसे आपने आयोटा को लिखना है यूलर फॉर्म में, तो आयोटा को यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, -1 को कैसे लिखेंगे, ई की पावर आयोटा पाई, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है कि आप ये यूलर फॉर्म को यहाँ से, तो वही चीज़ यहाँ पर है, ई की पावर क्या हो गया आयोटा थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा अगर जो है ना, अगर हम रोटेशन हो रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास ये रोटेशन थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। इफ रोटेशन हमारे पास रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है बेटा, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो हमारे पास फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा की जगह पर, देखो थीटा तो हम ऐसे गए थे,
तो पॉजिटिव है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंगल पॉजिटिव। अब हम ऐसे गए तो क्या हो गया, ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 पाई माइनस थीटा, तो अभी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा मेरे पास थीटा माइनस 2 पाई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस तरीके से आप कैसे भी जा सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ऐसे जाइए चाहे आप सीधे ऐसे चले जाइए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो इस तरह का फॉर्मूला लगेगा, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये लगेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन थ्योरम, इसका भी बहुत यूज होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड लोकस की बात कर देते हैं, स्टैंडर्ड लोसी डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक स्टैंडर्ड लोसी, ठीक है बेटा। सम स्टैंडर्ड लोसी, नंबर वन, if mode of z minus z1 equal to mode of z minus z2, अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी आपको मिल जाती है, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका z1 से डिस्टेंस और उसी z का z2 से डिस्टेंस अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बेटा लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा, लोकस of z is a perpendicular bisector of z1 and z2, ठीक है बेटा। ध्यान रखना कि जो लाइन सेगमेंट है z1 z2 उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा क्या, z, समझ गए ना। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये z1 है, ये पॉइंट है z2, ठीक है ना। अब मेरे को एक ऐसा z लेना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वो z कहाँ हो सकता है बेटा, तो देखो इसके ठीक मिड पॉइंट पे हो सकता है z, ठीक है ना। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसके जो पोजीशन है वो z1 है, इसकी पोजीशन z2 है, ठीक है ना। तो देखिए एक पॉइंट मेरे को z लेना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मिड पॉइंट पे हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, बहुत सारी पोजीशन है ना, z होने की कितनी सारी पोजीशन है, इन्फिनिट पोजीशन है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो बेटा इसको देखो, यहाँ हो नहीं सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर कहीं, क्योंकि यहाँ से इधर की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, इसकी इधर से कम हो जाएगी, तो हमें तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। तो इसका मतलब z जो है ना इसके ऊपर इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको मैं बोलता हूँ, ये 90 एंगल है, तो इस लाइन पे अगर कहीं भी होगा, इस लाइन पे अगर कहीं भी होगा, मान लो कि z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, z यहाँ कहीं भी, मान लो कहीं भी हो सकता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी। जैसे मान लो ये है तो ये इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगी, अगर यहाँ पे z तो ये भी इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ पे तो ये भी इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ पे तो ये भी इक्वल हो जाएगी। देखो कहीं भी अगर इस लाइन पे कहीं भी हुआ तो दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि z कहाँ होगा, लोकस ऑफ z, लोकस का मतलब होता है उसका पाथ, किस रास्ते पर जा रहा है z, तो लोकस ऑफ z इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको ध्यान रखनी है, सारे कंडीशंस में 1 बाय 1 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगला है हमारे पास सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड है बेटा इफ मोड ऑफ z माइनस z1, इफ मोड ऑफ z माइनस z1, ठीक है बेटा, प्लस मोड ऑफ z माइनस z2 प्लस मोड ऑफ z माइनस z2। इसका मतलब z की z1 के साथ डिस्टेंस, ठीक है ना, और z की z2 के साथ डिस्टेंस, ठीक है ना, और इक्वल हो जाए किसके, मोड ऑफ z1 माइनस z2 के, मतलब z1 और z2 के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा बताइए, इस z का लोकस क्या हो जाएगा, तो z का लोकस हो जाएगा दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ठीक है ना। तो लोकस ऑफ z, z इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड
Z2। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, लोकस ऑफ Z इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री कैसे लेंगे इसकी। मान लीजिए कि ये मेरे पास Z1 Z2 है, ये पॉइंट है Z1 और ये पॉइंट है Z2। ठीक है ना, तो देखिए ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि Z की Z1 के साथ डिस्टेंस, तो मान लीजिए कि Z मैंने इसी लाइन पे कहीं मान लिया, सपोज कर लो कि मैंने बाहर मान लिया ये Z। ठीक है ना, तो क्या कहता है कि Z की Z1 के साथ डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस A हो गई, Z की Z1 के साथ डिस्टेंस हो गई, Z की Z2 के साथ डिस्टेंस, अब इसकी Z की Z2 के साथ डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैंने B मान लिया। ठीक है ना, तो अब वो कहता है कि इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है, मतलब इस A को ऐड करना है और इस B को ऐड करना है। क्या Z1 Z2 की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के बराबर हो जाएगी? क्या हो जाएगी ऐसा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि Z Z1 और Z2 से बाहर नहीं होगा, आउटसाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी जब Z1 और Z2 के बीच में इस लाइन सेगमेंट पे कोई Z1 लाई कर रहा होगा। ठीक है ना, तभी तो लिखा है कि लोकस ऑफ Z इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 का जो बीच में जो लाइन सेगमेंट बना उसी पर लाई करेगा Z। ठीक है, अब देखो चेक कर लो, Z का Z1 के साथ डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस A मान लिया। ठीक है, और Z का Z2 के साथ डिस्टेंस, Z का Z1 के साथ हो गया A, Z का Z2 के साथ हो गया B, तो ये A प्लस B, तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, तो A प्लस B किसके बराबर हो जाएगा? Z1 का Z2 के साथ डिस्टेंस है, तो ये Z1 ये Z2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A प्लस B ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसका ये लोकस बन जाएगा। तो कभी भी ये कंडीशन कभी आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि दिस इज द लोकस ऑफ Z इज द लोकस ऑफ Z इज द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग Z1 एंड Z2। ठीक है बेटा, अब आता है मोड ऑफ Z माइनस Z1। ठीक है बेटा, तीसरी कंडीशन में मोड ऑफ Z माइनस Z1। ठीक है बेटा, क्या है मोड ऑफ Z माइनस Z1 का मतलब Z का Z1 के साथ डिस्टेंस लेना है। ठीक है ना, और माइनस कर दिया मैंने मोड ऑफ Z माइनस Z2। देखो Z का Z1 से डिस्टेंस लिया, उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया? Z से Z2 माइनस कर दिया। ठीक है, अगर ये आ गया मेरे पास Z1 मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, अगर ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन आपके पास है कि Z की Z1 के साथ डिस्टेंस और Z की Z2 के साथ डिस्टेंस और इक्वल टू क्या आ रही है? ठीक है ना, Z1 माइनस Z2 आ रहा है। ठीक है ना, Z1 माइनस Z2 की Z1 और Z2 की डिस्टेंस के बराबर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये मेरे पास Z1 है। ठीक है ना, ये मेरे पास Z1 है और ये मेरे पास Z2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये क्या है मेरे पास? Z1, मेरे पास ये Z है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, तो देखो Z का Z1 के साथ डिस्टेंस, Z का Z1 के साथ डिस्टेंस ये हो गया पूरा, ये हो गया, इसको मैंने A मान लिया। फिर कह रहा है कि Z का Z2 के साथ डिस्टेंस, मतलब इसको मैंने B मान लिया। ठीक है, तो ये B हो गया, ये A हो गया। तो अब चेक करिए कि क्या A डिस्टेंस से अगर मैं इस B डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो देखो ये वाली डिस्टेंस बचेगी कि नहीं बचेगी? तो बिल्कुल बचेगी। तो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस बचेगा, तो वही लिखा है कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसका मतलब ये हुआ कि Z कहाँ होगा? Z2 से आगे होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब वो कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पे, इस लाइन पे आगे कहीं भी हो सकता है। कहाँ से? यहाँ से शुरू होगा और आगे कहीं भी हो सकता है Z। ठीक है बेटा, क्लियर? यहाँ से कहीं भी आगे हो सकता है, तो इसका मतलब बीच में तो होगा ही नहीं, यहाँ तो होगा नहीं। अगर यहाँ होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से शुरू होगा और आगे। तो इसका मतलब यहाँ से शुरू हो के आगे कहीं भी होगा, तो ये क्या बना? ये बना रे। ठीक है ना, एक रे बन गई, यहाँ से शुरू होने वाली एक रे बन गई, एक साइड में जा रही है। ठीक है बेटा, क्या जा रही है? एक साइड में जा रही है रे। ठीक है ना,
तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका जो लोकस होगा z का वो क्या होगा, ये z का जो लोकस होगा बेटा क्या होगा, ये होगा लोकस ऑफ z इज अ रे, लोकस ऑफ z इज अ रे, ठीक है ना। तो रे हो जाएगी, एक रे बनेगी। अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी आपको मिल जाए तो आप कह देंगे कि दिस इज द रे, ठीक है बेटा। आप सुनिए अगली कंडीशन, फोर्थ, मोड ऑफ z माइनस z1 माइनस मोड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2। देखो वही लिखा है सेम, लेकिन इस पे मैंने मोड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। मोड ऑफ z माइनस z1 माइनस मोड ऑफ z माइनस z2, ठीक है ना, इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस z2। तो इस z का जो लोकस होगा, लोकस ऑफ z इज अ लोकस ऑफ z इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब वो लोकस ऑफ z क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे ऐसे, अभी बताया ना मैंने आपको, ये z1 है, ये z2 है, ठीक है ना। तो z या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में z लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगी, एक रे, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बट z डू नॉट लाई बिटवीन z1 एंड z2, z1 और z2 के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो इसका लोकस ऑफ z की क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, बट z विल नॉट लाई बिटवीन z1 एंड z2, ठीक है बेटा। ये कंडीशन होगी आपकी फोर्थ। क्या कंडीशन होगी, फोर्थ कंडीशन। अब आता है नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन है मोड ऑफ z माइनस z1 प्लस मोड ऑफ z माइनस z2, ठीक है ना, इक्वल टू k। मोड ऑफ z माइनस z1 प्लस मोड ऑफ z माइनस z2, ठीक है, इक्वल टू k, वेयर k, ये k की वैल्यू हो गई, k इज ग्रेटर देन मोड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है ये, मतलब z का z1 से डिस्टेंस उसी z का z2 से डिस्टेंस, ठीक है ना, दोनों का सम कर दूं, अगर कोई नंबर k आ गया, अगर वो k z1 और z2 के डिस्टेंस से बड़ा है, तो इसका मतलब जो z का लोकस होगा वो क्या होगा, एक एलिप्स होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लोकस ऑफ z इज एन एलिप्स, ठीक है बेटा। तो एलिप्स क्या होती है, देखो मैं यहाँ तो बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास कोई एलिप्स है, ठीक है ना, ये एलिप्स होती है, इस टाइप की एलिप्स होती है। ये सेंटर हो गया, ओरिजिन, ठीक है ना। ये मेरे पास मान लीजिए ये पॉइंट हो गए, ये ए पॉइंट है, ये ए डैश हो गया, ये बी है, ये बी डैश हो गया, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास z1 है, ठीक है ना। ये फोकस होते हैं, 11th वाले बच्चे अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, तो उसमें समझाया जाएगा ये एलिप्स, ठीक है बेटा। और 12th वाले बच्चों को तो पता ही है। तो ये z1 क्या है, ये फोकस है, ये z2 भी, दो फोकस होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब z कहाँ लाई कर रहा है बेटा, यहाँ पे, ठीक है ना, इस कर्व पे लाई कर रहा है, इस कर्व को कहते हैं हम एलिप्स। तो मान लीजिए z यहाँ पर है, कभी z यहाँ पर होगा, मान लो कि इस पोजीशन पे z है, सी पोजीशन पे, ठीक है। तो अब देखो z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस, वो मैंने क्या किया, ऐड किया, z का z1 से इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस को मैंने क्या किया, ऐड किया, देखो दोनों को ऐड किया। तो अब देखो कि क्या z1 और z2 का जो डिस्टेंस है ये वाला, इससे इन दोनों का सम बड़ा होगा या छोटा होगा, आप बताइए। कि ये ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल बन गया, तो z का z2 के साथ डिस्टेंस और z का z1 के साथ डिस्टेंस,
इन दोनों डिस्टेंस को सम कर दूंगा तो बताइए Z1 Z2 के डिस्टेंस से, जो Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस है उससे इन दोनों का सम बड़ा होगा ना। तो देखो वही लिखा है मैंने, k इज ग्रेटर देन मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। अगर ऐसी कंडीशन है तो लोकस ऑफ Z क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। अगली कंडीशन फिफ्थ सिक्स्थ, इफ Z ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मोड ऑफ Z माइनस Z2। ठीक है बेटा, मोड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मोड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू k। यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ डिस्टेंस को माइनस कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ तो फिर क्या k क्या होगा, वेयर k क्या होना चाहिए, लेस देन मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। फिर ये डिस्टेंस कम होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ठीक है ना, इज लेस देन थर्ड साइड। ट्रायंगल की इनइक्वालिटी आपको पता है ना, तो ठीक है ना, ट्रायंगल में ऐसा ही तो होता है कि दो साइड, किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। ठीक है बेटा, तो वही है। ठीक है बेटा, तो ये जो Z का लोकस होगा, लोकस ऑफ Z इज अ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला होगा। ठीक है बेटा, ये Z का जो लोकस होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है बेटा, अगला है हमारे पास कंडीशन के मोड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर, मोड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो Z होगा पता है क्या होगा, ये Z होगा, लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल, लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल इन विच, ठीक है ना, Z1 एंड Z2 with Z1 and Z2 are the extremities of diameter, extremities of diameter। आपने देखो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको यहाँ समझनी है। देखो बेटा, ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया। तो कहने का मतलब वो क्या कह रहा है कि Z1 Z2 क्या है, डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज है। मतलब ये Z1 है तो ये Z2 है, ये Z1 और ये क्या हो गया, Z2। ठीक है ना, ये सेंटर हो गया। अब आपको पता है कि थ्योरम है कि जो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है ना। तो ऐसे करके इसको मिला दिया तो ये Z है, ये Z की पोजीशन है। ठीक है बेटा, ये एंगल कितना हो गया, 90। तो बेटा अब इसमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ Z माइनस Z1 हो जाएगी ना, मोड ऑफ Z माइनस, क्योंकि इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z माइनस Z2 हो जाएगा ना। इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। बेटा इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी मान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो वही लिखा है, Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी बन रही है, इसका मतलब क्या है, Z सर्कल का लोकस होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अगली कंडीशन है हमारे पास, मोड ऑफ Z माइनस Z1, मोड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस Z2 वेयर K इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो तब भी Z क्या होगा, Z इज लोकस, ठीक है ना, लोकस ऑफ सर्कल, तब भी Z सर्कल ही बनाएगा। मतलब Z कहाँ होगा, सर्कल पे ही होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन पे भी Z कहाँ होगा, सर्कल पे होगा। ठीक है बेटा, तो ये सर्कल के कई सारे लोकस हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर K 1 है तो हमारे पास सबसे पहली वाली कंडीशन जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली। ठीक है, अगर K 1 है तो सब जो शुरुआत की थी हमने, मोड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z माइनस Z1। ठीक है, तो उससे बनेगी हमारे पास, अगर K 1 हो गया तो। लेकिन K 1 नहीं है तो फिर ये सर्कल बना देगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास, ये कुछ कंडीशंस हो गई, कुछ लोकस हो गए। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है कि मोड ऑफ Z माइनस
देखो आर्ग्यूमेंट जानते हो आप, आर्ग्यूमेंट आपने देखा होगा z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू अल्फा, ये फिक्स है, ठीक है ना। अल्फा कोई क्या है, कोई भी वैल्यू होगी, वो आर्ग्यूमेंट जो है ना फिक्स हो गया। तो बेटा ये भी क्या है, ये भी लोकस ऑफ z क्या बनाएगा, लोकस ऑफ z इज अ, लोकस ऑफ z कहाँ होगा, एक आर्क पे होगा, सर्कल के आर्क पे होगा, ठीक है ना। लोकस ऑफ z इज अ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। लोकस ऑफ z इज अ आर्क ऑफ सर्कल। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया, ये z1 है यहाँ पे, ये मेरे पास z2 है। तो देखो z यहाँ होगा कहीं भी, ठीक है ना। तो ये z1 z2 हो गए, कोई 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो अब z यहाँ हो जाए, z यहाँ हो जाए, z यहाँ हो जाए, z यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए। तो देखो ये एंगल फिक्स ही होगा ना, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सेम सेगमेंट के एंगल क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाते हैं। तो अगर वो फिक्स आ रहा है, ठीक है ना, z का z1 मान लो कि ये है, तो z का z1 के साथ और z का z2 के साथ जो एंगल आ रहा है, जो थीटा है, वो अगर फिक्स है, तो इसका मतलब z कहाँ होगा, आर्क ऑफ सर्कल। तो z इस आर्क पे होगा, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये देखिए, हाँ बेटा, तो ये जो है ना लोकस ऑफ z क्या होगा, आर्क ऑफ ए सर्कल, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये z लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक सेगमेंट ही तो बन गया, एक इधर का सेगमेंट हो गया, इधर का सेगमेंट हो गया। तो मैं इसको सेगमेंट भी बोल सकता हूँ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू, अगर मेरे पास आ जाए प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, ये भी पाई बाई 2 आ जाए, मतलब z माइनस z1 जो लाइन है और z माइनस z2 जो लाइन है, दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि आर्गुमेंट एंगल को ही बोलते हैं, तो उसका एंगल अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 आ जाए, तो बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा, लोकस ऑफ z इज अ सर्कल विद z1 एंड z2 एज द वर्टिसेस ऑफ डायमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लोकस ऑफ z इज अ सर्कल विद z1 and z2 as the vertices of diameter, ठीक है बेटा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कैसे, ये वही कंडीशन है जो अभी बताई थी, ठीक है बेटा। ये z1 है, देखो ये z1 हो गया और ये z2 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये वर्टिसेस हो गए ना मेरे पास, किसके, डायमीटर के वर्टिसेस हो गई। तो आप कहीं भी एक z ले लो, ये z ले लिया मैंने, तो ये z क्या बनाएगा, यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा। तो चाहे कहीं भी बना लो, तो इधर बनाएंगे तो मान लीजिए कि वो 90 हो गया, और इधर कर दिया तो माइनस 90 हो गया, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, वो सर्कल होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी और है हमारे पास, आर्गुमेंट z माइनस z1, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू 0 और पाई। अगर 0 आ जाए, ठीक है, एंगल ही 0 हो गया, एंगल 0 हो गया, या फिर एंगल क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है ना, समझ गए ना। तो लोकस ऑफ z क्या होगा इस कंडीशन में, देन लोकस ऑफ z is a straight line passing through z1 and z2, ठीक है बेटा। लोकस ऑफ z क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो z1 और z2 से पास हो रही होगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास z2 हो गया, ये z1 हो गया, ठीक है ना।
ये मेरे पास कोई Z है, मान लो कि Z1 Z2 से एक लाइन पास हो रही है और Z कहाँ होगा, Z भी इसी लाइन पे होगा। तो देखो Z माइनस Z1, मान लो कि Z माइनस Z1 ये हो गया, ये ठीक है ना, ये कोई ये जो लाइन है मेरे पास Z माइनस Z1 को डिनोट करेगी, ठीक है बेटा। अब Z माइनस Z2 क्या है, ये वाली लाइन, तो वो कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल या तो 0 होगा या पाई होगा। तो देखो ये वाला एंगल कितना घूम गया, पाई घूम गया, या फिर Z2 भी इधर ही हो जाए, ठीक है। तो देखो Z1 का और Z2 का भी लाइन वही है, तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया भाई। Z का Z1 के साथ, ठीक है ना, और Z का Z2 के साथ जो लाइन बन रही है दो, उनके एंगल क्या है, या तो 0 है, या फिर अगर Z2 उस साइड में है तो एंगल कितना हो गया, पाई हो गया। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में अगर ये एंगल 0 और पाई आता है आर्ग्यूमेंट, तो इसका मतलब लाइन क्या होगी, वो Z का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है बेटा। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इनका यूज़ करके। स्टैंडर्ड ओसी हैं, इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखते ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इन स्टैंडर्ड लोकस पे भी क्वेश्चन हमारे पास दिख जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उनका हम इजीली यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चंस वगैरह आप जो है ना ट्राई करिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जितने भी हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़िए और इनका यूज़ करके आप जो है उसको पूरा करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।